आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना कीजिए। यदि एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग 500 करोड़ है, जो हमारा स्वायत्त उपभोग है वो 500 करोड़ दे रखा है, और प्रत्याशित निवेश 4000 करोड़ दे रखा है, और अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन जो है वो 18000 करोड़ दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए हमें उपभोग चाहिए होते हैं, जबकि यहाँ पे स्वायत्त उपभोग तो दे रखा है पर उपभोग नहीं दे रखा, निवेश दे रखा है। तो हमें पहले उपभोग निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय आय में संतुलन स्तर, तो राष्ट्रीय आय बराबर करेंगे उपभोग प्लस निवेश। तो उपभोग निकालने के लिए हमें उपभोग इधर बाहर लाना पड़ेगा। तो जब हम उपभोग बाहर लाएंगे तो राष्ट्रीय आय माइनस निवेश हो जाएगा। तो हमारा राष्ट्रीय आय कितना है? 18000 करोड़ दे रखा था, माइनस निवेश कितना है हमारा? 4000 करोड़ दे रखा है, ये दे रखा है निवेश। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 14000 करोड़ रुपये आ गया, उपभोग आ गया। तो अब हम वो निकालेंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है उपभोग माइनस स्वायत्त उपभोग अपॉन में राष्ट्रीय आय। तो हमारा स्वायत्त उपभोग ये दे रखा था 500 करोड़ रुपए, और जो उपभोग है हमने अभी 14000 करोड़ निकाला है, और हमारी राष्ट्रीय आय जो है वो 18000 करोड़ दे रखी थी। तो अब हमें क्या करना है? 14000 करोड़ माइनस 500 अपॉन में 18000, ये करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.75। किस में आएगा? करोड़ में आएगा, 0.75 करोड़। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में बचत 20 करोड़ है। जो काल्पनिक अर्थव्यवस्था में बचत 20 करोड़ से बड़ी है, जो बचत है ना वो 20 करोड़ से बड़ी है, जो बचत है हमारी वो 20 करोड़ से बड़ी है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रीय आय 100 करोड़ से बड़ी है, और राष्ट्रीय आय जो है वो 100 करोड़ से बड़ी है, तब ये 20 करोड़ से बड़ी है। राष्ट्रीय आय में 6000 करोड़ की वृद्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता की गणना कीजिए। अगर हमें राष्ट्रीय आय में 6000 करोड़ की वृद्धि चाहिए तो हमें कितना निवेश करना होगा? अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता की गणना करनी है। अब हमें निवेश की गणना करने की कितना निवेश करना होगा अगर 6000 करोड़ की वृद्धि चाहिए तो इसको निकालने के लिए सीमांत बचत प्रवृत्ति लगाएंगे। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? बचत में परिवर्तन चेंज इन एस, और आय में परिवर्तन चेंज इन वाई। इसको लगाने के बाद हमारा चेंज इन एस कितना है? 20 करोड़, क्योंकि बचत में परिवर्तन कितना है? 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ 20 लिख दिया। आय में परिवर्तन चेंज इन वाई कितना? 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। तो कितना आ गया हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति? 0.2 आगा हमारी आ गई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट, उसके बाद हम निवेश गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे। निवेश गुणांक में क्या होता है? 1 अपॉन में सीमांत बचत प्रवृत्ति। हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.020 आई थी, तो 1 अपॉन में 0.20 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। निवेश गुणांक कितना आ गया? 5 आ गया। उसके बाद हमें लगाना है आय में वांछित वृद्धि के लिए निवेश में वृद्धि। अब आय में जो वांछित वृद्धि हो रही है उसमें निवेश में वृद्धि कितनी होगी? मतलब जब हम 6000 करोड़ रुपये का जो बढ़ोतरी कर लेना चाह रहे हैं तो उसको निकालने के लिए, जो 6000 करोड़ की वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आय में वृद्धि के लिए निवेश में वृद्धि, मतलब आय में वांछित वृद्धि लेंगे और अपॉन में निवेश लेंगे। आय में वांछित वृद्धि कितनी चाहिए हमें? 6000 करोड़ की, और निवेश गुणांक कितना है हमारा? 5, तो अपॉन में 5 लिख देंगे। तो हमें कितने निवेश करना पड़ेगा? हमें जो है 1200 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा जब हमें 6000 करोड़ की वृद्धि मिलेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक का वर्णन कीजिए। अब हमें इनमें से किसी भी एक का वर्णन करना है। एक तो है सरकार का बैंक, और एक खुला बाजार प्रक्रिया। तो ये भी पेपर में जरूर आते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। पहला है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक सरकार को वे सभी सुविधा प्रदान करता है जो एक वाणिज्य बैंक सामान्य जनता को प्रदान करता है। जो सामान्य बैंक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो जनता को
सुविधा प्रदान करता है ना, वही केंद्रीय बैंक क्या करता है, वो सरकार को सुविधा प्रदान करता है। जैसे सामान्य बैंक क्या करता है, जनता के लेन देन कर रखता है, उन्हें ज़रूरत पड़ने पे लोन भी देता है। तो केंद्रीय बैंक भी सेम ऐसे ही करता है सरकार के लिए। आगे, केंद्रीय बैंक केंद्र और राज्य सरकार से जमा स्वीकार करता है। जो केंद्रीय बैंक क्या होता है, सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से उनकी जमाएं स्वीकार करता है। जो भी वो जमा करना चाहते हैं अपने पैसे, वो स्वीकार करता है। उनकी ओर से भुगतान करता है और उनकी ओर से कहीं भुगतान करना वो भी करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देता है, कि ऋण भी देता है। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में भी सभी वित्तीय कार्य करता है, कि उनके जो भी वित्तीय कार्य होते हैं वो एक एजेंट के रूप में भी करता है केंद्रीय बैंक जो होता है। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों और खजाना संबंधी बिलों आदि का क्रय विक्रय भी करता है, कि उनके जो खजाना संबंधी बिल होते हैं ना, उनका भी क्रय विक्रय करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को समय समय पर मौद्रिक बैंकिंग व वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है, कि उनकी जो मौद्रिक बैंकिंग होती है, अगर कोई उनको वित्तीय मामले में कोई परेशानी आती है तो उसमें भी परामर्श देता है। तो ये क्या होता है, सरकार के बैंक के बारे में कुछ जानकारी। खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया से आशय एक केंद्र बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। तो खुले बाजार की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो केंद्र बैंक होता है ना, वो सरकारी प्रतिभूतियों को तो या क्रय करता है या विक्रय करता है, या तो उसको खरीदता है या बेचता है। खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं। जो खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, केंद्रीय बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बेच देते हैं या उनसे खरीद लेते हैं, या उनसे सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अपने विवेक के खुले बाजार में आम जनता तथा बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या उनसे इनकी खरीद होती है। कि केंद्र बैंक के क्या करते हैं, या तो जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है या जनता से उनकी खरीद कर लेता है। विश्लेषण की दृष्टि से जनता या बैंक को बिक्री में कोई अंतर नहीं होता, कि जनता को या बैंक को इसकी बिक्री से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अतः किसी बैंक के पास जमा धनराशि एक अंश रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाता है, कि किसी बैंक की जो धनराशि का रिजर्व होता है ना, वो रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाता है। बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से उनके सुरक्षित कोष कम हो जाते हैं, और बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री होती है, उससे क्या होता है कि सुरक्षित कोष जो है ना, उनका कम हो जाता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के निमित्त जारी चेकों की राशि उनके सुरक्षित कोष खाते से घटा दी जाती है, कि जो उनकी नियमित चेक जारी राशि होती है ना, वो उनके सुरक्षित कोष से घटा दी जाती है। इससे बैंक की साख प्रदान कर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा पाने की क्षमता कम हो जाती है। जो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा पाने की क्षमता होती है ना, वो भी इनकी कम हो जाती है। जब इनके वित्तीय केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से प्रतिभूतियां खरीदते हैं और जब ये प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो क्या होता है, तो उन्हें भुगतान स्वरूप अपने चेक प्रदान करता है। तो भुगतान करने के लिए चेक प्रदान करता है। उनसे बैंक में सुरक्षित कोष में वृद्धि होती है। और जो पहले क्या हो रहा था, सुरक्षित कोष में कमी आ रही थी ना, अब सुरक्षित कोष में क्या होता है, वृद्धि होती है। यह वृद्धि प्रत्यक्षतः उनकी साख दे सकने का क्षमता को बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने में सहायक होती है। इससे क्या होता है, जो उनकी साख की क्षमता होती है ना, वो मुद्रा की आपूर्ति करने में सहायक होती है।